Hello students, myself Dharmendra Chaudhary and now we are going to start electric dipole. This is the very important topic in the electrostatic and on the demand of students. I have started this. I have decided that I will teach each and every concept of electric dipole in a single lecture. एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो चैप्टर है वो हमें कुछ पोर्शन दिया हुआ है चैप्टर 1 के अंदर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ पोर्शन हमें दिया हुआ है चैप्टर 2 के अंदर दैट इज रिलेटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है बेटा? प्रॉब्लम ये आती है कि जब स्टूडेंट 11th में पढ़ के आता है जब स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ता है उसको तो उसको थोड़ा सा समझ में आने लगता है, वो टॉपिक फिनिश हो जाता है। फिर देन आफ्टर जैसे ही सेकेंड चैप्टर में आता है तो जब उसको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी समझाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क भूल चुका होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पूरा डाइपोल जो है उसको एक साथ ले लिया। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो और सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक्स हैं वो। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपको एक भी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, कि डाइपोल है क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का एक भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि डाइपोल आधा फर्स्ट चैप्टर में है, आधा सेकेंड चैप्टर में है। तो क्या होता है कभी कभी हमें बीच में कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है चीजें, हमें डाउट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके लिए एक अलग से लेक्चर बनाता हूं जिसमें पूरा डाइपोल होगा। मतलब उसमें फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो डाइपोल्स की चीजें हैं वो भी होंगी और जो सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड भी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो डाइपोल जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कौन कौन से टॉपिक्स हम डाइपोल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और डाइपोल में कितने टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट है ना डाइपोल को पहले आधा पहले पढ़ लेता है आधा बाद में पढ़ता है, तो उसको ये भी नहीं याद रहता कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, तो भाई कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के जिससे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कंप्लीटली हमें समझ आ जाए कि भाई ये होता है डाइपोल, चाहे वो चैप्टर 1 में हो या 2 में हो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या अभी देखो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, और मैं आपको बताऊं बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हाई लेवल फिजिक्स बोलते हैं। बाकी जो आपको टीचर्स बताते हैं भाई ये नीट ये कॉन्सेप्ट जो है ये एडवांस का है, वो सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और उनमें कैलकुलेशंस होती हैं हाई लेवल की। ठीक है, लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि फिजिक्स का लेवल हाई कहाँ है, फिजिक्स का लेवल हमेशा हाई बेसिक्स में होता है। बहुत बार क्या होता है हम बेसिक्स छोड़ देते हैं और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन आपने किया वो एग्जाम में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज तो हम गए। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं, दे आर यूनिवर्सल, मतलब आप उनको कहीं भी लगाओगे सो दे आर एप्लीकेबल। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन नीट जेई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, थियोरेटिकल पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या है, डेरिवेशंस पढ़ेंगे सारे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम क्या कवर करने वाले हैं, सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, उस डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस, व्हाट विल बी द नेट टॉर्क ऑन दिस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दिस डाइपोल। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग द रोटेशन। अब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रोटेट करते हैं, बात समझ में आ रही है, अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो स्टडी करेंगे। देन आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी की कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, उसके लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, वी विल कैलकुलेट वर्क डन ऑन द डाइपोल टू मूव फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। बात समझ में आई क्या, 90 डिग्री इज द रेफरेंस पॉइंट, 90 डिग्री इज
रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बेटा, अभी आगे समझ में आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके लिए डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो हमेशा एक रेफरेंस मानना पड़ता है कि भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इस पॉइंट पे इतनी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको पता ही होगा। जैसे अगर कोई पॉइंट मास यहां पे है, अगर मैं उसको h हाइट ऊपर लेके जाता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? सर mgh। मैं बोलूंगा गलत। इस पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे mgh जब है जब यहां आपने कितनी मानी है? 0। तो दैट इज आवर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसमें, उसके लिए मैं डिटेल लेक्चर अलग से बनाऊंगा, इसलिए उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या हुआ? ठीक है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। उसके बाद डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी गुड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब क्या होगा बेटा, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, ये आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में। ठीक है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ये पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, ये पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, और डेफिनेशन पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में। तो दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाता है कि क्या कर रखा है, ऑड इवन सा कर रखा है, कुछ फर्स्ट में कुछ सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ हम एक साथ कवर करेंगे और लिखवाऊंगा मैं कुछ नहीं। ठीक है, आपके जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, जो भी डेरिवेशंस हैं, वो आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन वगैरह जो है वो नीचे स्क्रॉल हो रही है, वो वहां से आप देख सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इट्स अ सिस्टम ऑफ, इट इज अ सिस्टम ऑफ two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by small distance। ठीक है, separated by small distance। ठीक है, एक रफ डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी कि भाई काम चलाओ डेफिनेशन है ये। ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। देखो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से चीजें समझ में आती हैं। जैसे ये देखो दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है पॉइंट चार्ज और दूसरा पॉइंट चार्ज ये है। ठीक है भाई, ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस का सेंटर कहां होता है? यहाँ। तो ये हो गया O, O इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। ठीक है, अच्छा इसमें एक टर्म और होती है, एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपने बहुत बार सुना होगा, केमिस्ट्री में भी सुना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम है। सो वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। अच्छा, अब आप बोलो सर वेक्टर का क्या कह रहे हैं? भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। यस, वेरी गुड बेटा, डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन कहां होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, डाइपोल के ऊपर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं।
ये जो एरो है, ये एरो क्या शो करता है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरो ये बताता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये बताता है भाई। अच्छा, यूनिट की मैं बात करूं, यूनिट क्या होती है भाई इसकी, यूनिट तो आप लिख सकते हो, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम इंटू मीटर है, ठीक है, शक्ल बिल्कुल सेम लग रही है। सो दैट इज कूलाम इंटू मीटर। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल फिजिक्स में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर केमिस्ट्री में तो HCl भी इलेक्ट्रिक डाइपोल था। देखो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में छोड़ के आ जाओ, ठीक है, केमिस्ट्री वाले डाइपोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। हमें यहाँ हम ये स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर भी दो चार्ज होते हैं, ठीक है, इट्स अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई होगा क्या, अगर डाइपोल में क्या है, दो चार्ज ही तो हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाते हैं, ऐसे। अगर आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो तो ये पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is from high potential to low potential, ठीक है बेटा। ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिख दी है, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन याद आ रही है तो मैंने कहा लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, आपको दो पॉइंट देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, आपको पूछ लेते हैं किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है तो यहाँ बता दिया। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रख दिया एक डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम जिसपे एक नेगेटिव चार्ज है और एक कैसा है, पॉइंट चार्ज। ये दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉइंट चार्ज है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। तो जैसे ही मैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो डायरेक्शन ऑफ पी क्या होगी, सबसे पहले वो देखो, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये भूल गए तो डाइपोल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना कि पी वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप डाइपोल पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड दिस एंगल इज द थीटा एंगल। दिस एंगल इज थीटा इज एंगल बिटवीन, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि थीटा बन कहां रहा है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ई वेक्टर, ठीक है। सो दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यहां तक समझ में आया। अब बिहेवियर क्या मतलब, बिहेवियर से क्या मतलब, बिहेवियर से मतलब ये है कि भाई जब इसको यहां रखेंगे तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। जब इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा और नेट टॉर्क कितना होगा, क्या ये मोशन करेगा या ये मोशन नहीं करेगा। अब एक बात बताओ बेटा, आप काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हो 11th में, आपको ये चीज तो पता ही है ना कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा तो वो मूव नहीं करेगा, अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क 0 होगा तो वो मूव नहीं करेगा। अदरवाइज नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा लेकिन रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होता है और नेट टॉर्क कितना होता है, ठीक है भाई। चलो देखो भाई,
फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना लगेगा, वो लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन, QE। ठीक है बेटा, तो ये तो दोनों फोर्स सेम हो गए, तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, नेट फोर्स विल बी 0। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल विल नॉट परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्या टॉर्क भी 0 है, नहीं। टॉर्क 0 कब होता है, टॉर्क पहली बात होता क्या है, वैसे आपको 11 से आता होगा, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 11 से टॉर्क का बेसिक नॉलेज तो होगा ही। तो भाई टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मान लो आप ये रेफरेंस है भाई। किसी टॉर्क हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट है और इसके हिसाब से टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट को अगर मैं रेफरेंस मानूं और टॉर्क कैलकुलेट करूं, तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करूंगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स कितना है, QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, देखो बेटा ये डिस्टेंस की कितनी थी, 2a। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। वेरी गुड। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब ये 2a है, 2a क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल, ये एंगल थीटा है, तो ये 2a cos थीटा होगा, ये 2a sin थीटा। तो भाई 2a sin थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है भाई, लिख दो, दैट इज 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। अच्छा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू हो गया Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर ये Q इंटू 2a को एक साथ क्यों लिखा, भाई इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, चलो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं बचा हुआ। तो टॉर्क जो है, अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो दैट इज P क्रॉस E, दैट इज P क्रॉस E। तो इसका मतलब ये है, 2 पॉइंट मेरे समझ में आए अभी तक। पूरा कंक्लूजन, इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन सिर्फ 2 पॉइंट है अगर कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया जाए तो। क्या है कि भाई अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को पुट किया ना, तो नेट फोर्स तो 0 होगा। ठीक है, नेट फोर्स जो है दैट विल बी 0 ऑन द डाइपोल, बट नेट टॉर्क जो है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप बोलो सर ऐसा कैसे, या तो 0 होना चाहिए, नहीं। देखो, दिस डिपेंड्स ऑन थीटा, दिस डिपेंड्स ऑन थीटा। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, इन दैट केस टॉर्क में बी 0। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ या थीटा इज इक्वल टू 180 हुआ, तो इन दैट केस टॉर्क 0 होगा। देखो, फोर्स तो पहले से ही 0 है। अगर टॉर्क भी 0 हुआ तो दिस डाइपोल विल सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, दिस डाइपोल इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखो, इक्विलिब्रियम जो होती है वो 2 टाइप की होती है, पता ही है आपको। इक्विलिब्रियम जो होती है वो क्या होती है, 2 टाइप की होती है। चलो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो भाई, अब देखो टॉर्क आ गया भाई। टॉर्क होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। मैंने आपको कहा कि टॉर्क वैसे तो 0 दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ 0 हो सकता है। कब हो सकता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो। अब आपको समझना पड़ेगा थीटा क्या था। अब आपको समझ आया इंपॉर्टेंस कि थीटा पता होना चाहिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। अब मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, बहुत बारीकियां डिस्कस करेंगे हम टॉपिक की, जो क्या होता है बुक्स में पढ़ के समझ में नहीं आती है। ये डाइपोल है, देखो ये -q है, ये +q है। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, तो बताया था आपने। अरे देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ P क्या है, ये है। डायरेक्शन ऑफ P क्या है, ये। तो इस केस में, इस डायग्राम के लिए एंगल कितना है, 0। एंगल कितना है, 0।
अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस कंडीशन इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको पता लग गया इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि फोर्स तो 0 है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, और टॉर्क 0 हो जाएगा तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विल बी मिनिमम। ये चीज आपको 11th में आपने पढ़ रखी होगी कि जहां भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, अब ये स्टेबल क्यों है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्यों है वो आपको जब समझ आएगा, जब आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि ये इक्विलिब्रियम क्यों है। ठीक है, अब ये स्टेबल वाला जो वर्ड है और ये मिनिमम वाला जो वर्ड है ये आपको समझ में आएगा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां रिलेट हो रहा था तो कनेक्ट कर दिया। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे भी टॉर्क 0 हो सकता है, फोर्स तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया तो फोर्स तो वैसे ही 0 है। ठीक है, फोर्स तो 0 है, टॉर्क 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा है, अनस्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन दैट केस, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी जो है डाइपोल की वो क्या होगी, मैक्सिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा उसके फॉर्मूला से कि थीटा इज इक्वल टू 180 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों होती है। ठीक है, वैसे अगर आपको आइडिया हो तो मैं बता देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। देखो ये मैं आगे डिराइव करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को पता है तो उसके हिसाब से बता देता हूं। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, तो अगर थीटा इज इक्वल टू मैं 0 रखूंगा तो यू मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम कितना आएगा, माइनस पी, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू मैं 180 डिग्री रखूंगा तो u मैक्सिमम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस पी। ठीक है, सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ u। ठीक है बेटा, तो ये तो मैक्सिमम मिनिमम हो गया। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो ये आपने 11th में पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होती है तो पार्टिकल या सिस्टम जो है दैट इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो दैट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अब आप बोलोगे ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये अभी आगे आएगा। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन टॉपिक कनेक्ट हो रहा था तो हमने अभी यहां डिस्कस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्कस करने में। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज और सोच रहे होंगे, थीटा 180 कब बनेगा। देखो थीटा 180 जब बनेगा जब पॉजिटिव चार्ज इधर होगा और नेगेटिव चार्ज इधर होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज इधर होगा और नेगेटिव चार्ज इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां आएगी, इधर। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो फिक्स है, वो थोड़ी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो, उसकी वजह से पी वेक्टर चेंज नहीं होगा। ना तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही पी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। पी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहेगी। क्या बेटा बात समझ में आ रही है, पी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहेगी। ठीक है, और पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a रहेगा, ये चेंज नहीं होगा चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना इसको कि पी वेक्टर चेंज नहीं होता है भाई। अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, पी वेक्टर चेंज नहीं होता। हाँ, थीटा चेंज हो सकता है, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन पी वेक्टर चेंज नहीं होगा चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। आगे समझ में आएगा आपको। ठीक है, और अच्छे से चलो, ये तो बात हो गई भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल के साथ क्या होगा। क्या होगा भाई, दो ही तो पॉइंट है भाई। नेट फोर्स तो 0 होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अब नेट फोर्स 0 होगा लेकिन नेट टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा। ये तो पॉइंट है बस। ठीक है, नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, नेट टॉर्क जो है वो होगा पीई साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 2 ही टाइम 0 होती है, या तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो या थीटा इज इक्वल टू 180 हो। मतलब ऑल अदर एंगल्स एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री
टॉर्क विल नॉट बी जीरो। इट मींस जो आपका डाइपोल है दैट विल रोटेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेशनल मोशन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, वापस से रिकॉल करो, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, नेट फोर्स इज जीरो। अब तीसरा टॉपिक कौन सा था भाई, याद तो है ना? तीसरा टॉपिक था वर्क डन ऑन द डाइपोल। वर्क डन ऑन द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक करके डॉट्स को मिलाते जाएंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक कंप्लीट होते हैं ऐसा मजा आएगा कि भाई चलो मजा आ गया, सारा टॉपिक क्लियर हो गया। डाइपोल के क्वेश्चन करवा दूंगा अगले लेक्चर में। डाइपोल जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, वर्क डन ऑन द डाइपोल। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या टॉर्क इंटू डी थीटा भी तो होता है ना। दिस इज वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। ये वर्क डन किसके लिए है? ये वर्क डन है टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम θ1 एंगल टू θ2 एंगल। ये चीज याद रखनी है कि वर्क डन आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो। ये θ1 से θ2। ठीक है भाई, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है Pe sin θ। अभी तो पढ़ा आपने, टॉर्क इज इक्वल टू Pe sin θ होता है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? Pe sin θ। तो भाई वर्क डन आएगा, वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन टू मूव फ्रॉम θ1 टू θ2। ठीक है, एरो लगा देता हूं, एरो से आपको समझ आएगा। Pe sin θ d θ। θ1 से θ2 जाना है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? Pe को बाहर निकाल लो, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हम लिमिट्स लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? लिमिट्स क्या होंगी? θ1 टू θ2। सो वी कैन राइट, इसको इधर लिख देते हैं अच्छे से, तब भी दिखेगा। वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल, मूव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एन एंगल θ1 टू θ2। θ1 θ2 किसके बीच का एंगल है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। θ1 is the angle between electric dipole moment and electric field, and θ2 is also the angle between electric dipole moment and electric field. तो थीटा जो एंगल है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। ठीक है, तो माइनस Pe, माइनस बाहर ले लिया, ये क्या आ गया भाई? cos θ2 minus cos θ1। ठीक है, so this is the work done on the dipole in the electric field। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हो, दैट इज योर एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हो और उसको रोटेट करते हो, डाइपोल को क्या करते हो? रोटेट करते हो। इफ यू विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल, फ्रॉम θ1 टू θ1, उसकी थीटा को क्या है? थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। थीटा क्या है बेटा? थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर आप उसकी एंगुलर पोजीशन θ1 से θ2 करते हो तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बात समझ में आ रही है? एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड in the potential energy of dipole। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके अगेंस्ट कोई भी वर्क डन हम करते हैं तो वो किस में स्टोर हो जाएगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन टू मूव, देखो यहाँ θ1 से θ2 है ना, θ1 से θ2 है, उसकी जगह आ जाता है 90 डिग्री टू थीटा एंगल। कोई भी थीटा एंगल के लिए जाओ 90 डिग्री, लेकिन इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल शुड बी एट एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं पता है? क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0। और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है? वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। देखो
ये cos थीटा माइनस ये cos 90। तो भाई ये पोटेंशियल एनर्जी यही होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस पीई कॉस थीटा, जो अभी मैंने लिखा था लास्ट में। मैंने जब लिखा था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, दैट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ठीक है, अब अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखोगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0। इसीलिए दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। 90 डिग्री इज रेफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बिकम मिनिमम माइनस पीई, और अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज प्लस पीई। ठीक है, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। लास्ट का टॉपिक इससे हो गया कनेक्ट। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इन दैट केस, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इन दैट केस स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। ये तो हमने 11 से ही पढ़ा है। ठीक है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि स्टेबल क्या होती है और अनस्टेबल क्या होती है। तो देखो भाई, देखो वीडियो है ना, पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या होता है भाई, और स्टेबल का मतलब क्या होता है। एक सिंपल से डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखो, अगर कोई पॉइंट मास यहां रखा है और यहां रखा है, कोई पॉइंट मास यहां रखा है और यहां रखा है, तो नेट फोर्स तो इस पे भी 0 है। 11 तो पढ़ के आए हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है। और नेट फोर्स जो है वो इस पे भी 0 है। तो ये दोनों पार्टिकल किस में है? इक्विलिब्रियम में। ये दोनों पार्टिकल किस में है? इक्विलिब्रियम में। चलो यहां तक तो बात होगी। सर फिर पता कैसे चलेगा कि ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? देखो बेटा, स्टेबल अनस्टेबल पता क्या होता है? स्टेबल होता है बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आप उसको कितनी बार भी इंसल्ट करके घर से बाहर भेज दो, या घर आ रहा है उसको रास्ते में फोन करके मना कर दो कि भाई तू मत आ, तेरा कोई काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी आएगा, चौथी बार भी आएगा, पांचवी बार भी आएगा, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, वो स्टेबल है। तो ऐसे ही ये है। अगर इसको मैं यहां से धक्का मार के यहां रख दूंगा तो ये बेशर्म है, ये वापस वहीं आएगा जहां से इसको डिस्प्लेस किया है। जहां से इस पार्टिकल को मैं डिस्प्लेस करूंगा ये वापस वहीं आएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल। अच्छा, आप इसको यहां से यहां रख के देखो तो ये शादी में आए हुए फूफा की तरह। किसकी तरह? शादी में आए हुए फूफा की तरह। ये साला ये कभी वापस ही नहीं आएगा। ठीक है, ये जो पार्टिकल है, देखो, अगर कोई पार्टिकल यहां रखा है, उसको आपने यहां डिस्प्लेस कर दिया, तो अब ये कभी अपने आप वापस इधर नहीं जा सकता, अब ये सीधा नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने किसमें पढ़ी होगी? एसएचएफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो किसी ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। अब यहां से आपको समझ में आ गया कि ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल है और ये क्या है? स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन बोथ द केसेस नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। ठीक है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, इन बोथ द केसेस नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेबल में क्या होता है, अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो वापस आ जाता है। जैसे डाइपोल में ये कैसे होगा, चलो ये भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि लॉजिक तो लॉजिक है भाई, क्वेश्चन तो आएगा। जैसे ये देखो डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू। ठीक है, एंड दैट इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। ठीक है, ये किसमें है? ये किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे पता लगा कि पी वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच में ठीक एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। ठीक है बेटा,
तो मतलब क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल में क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -P, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, मिनिमम है। इतने सारे पॉइंट्स है, पता लग गया कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब अगर आपने जानबूझ के इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने इसको ऐसे घुमाया और घुमा के छोड़ दो, क्या होगा, आप इसको ऐसे रोटेट करो और रोटेट करके इसको छोड़ दो, तो आपको इसको वापस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसको वापस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप रोटेट हो जाएगा। जैसे ही आप उसको मीन पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पे लेके जाओगे और उसके बाद छोड़ दोगे, वो अपने आप ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसको लेके गए, उसको छोड़ दिया, वो अपने आप ऐसे आएगा, फिर वो नीचे जाएगा, देन इट विल ऑसिलेट, it will oscillate, it will oscillate about, it will oscillate about its mean position। mean position तो आप समझ गए होंगे अब तो। mean position क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ही तो होती है। कौन सी इक्विलिब्रियम होती है उसमें, स्टेबल। कौन सी इक्विलिब्रियम होती है उसमें, स्टेबल ही तो होती है। ठीक है, अब आपके डॉट्स कनेक्ट हो रहे होंगे, यार ये क्या हुआ, ये तो ऑसिलेशन से कनेक्ट कर दिया। नहीं, मैंने ऑसिलेशन से कनेक्ट नहीं किया, मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम से कनेक्ट किया। और जहां भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां ऑसिलेशन तो होता ही, ये तो आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, जहां भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहां ऑसिलेशन तो होता ही है। तो अब आप बोलोगे सर अगर इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, कर लेते हैं, चलो भाई। एंगुलर, ये कौन सा रोटेशनल मोशन है, एक होता है ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, ये एंगुलर रोटेशनल मोशन है। तो अगर इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना हुआ तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, आपको आज मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझाने वाला हूं हर पॉइंट का, और एक के बाद एक कनेक्टेड डॉट्स हैं सारे। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद करो, मैंने आपको बताया था 11th में। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है 2π√m/k, ये तो होता है। लेकिन m/k तो किस में होता है, ट्रांसलेशनल में होता है। रोटेशनल में क्या होता है, m की जगह i आ जाता है, i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, n k की जगह क्या आ जाता है, c, t, c क्या होता है, टॉर्सन कांस्टेंट। तो भाई टाउ इज इक्वल टू होता है -c थीटा, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, -c थीटा। अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ रीस्ट, ये तो हो गया टॉर्क, ये तो स्टैंडर्ड होता है ना रोटेशनल के लिए, रोटेशनल पीरियोडिक मोशन के लिए ये क्या होता है, रोटेशनल पीरियोडिक मोशन के लिए ये क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल रीस्टोरिंग टॉर्क कितना है, रीस्टोरिंग टॉर्क है भाई, दैट इज इक्वल टू -P sin थीटा। देखो P sin थीटा जो था वो टॉर्क था, उसको माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बन जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा, अब फिर यहाँ कंडीशन लगा दो, इफ sin थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन वी कैन से sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू आ गया -PE थीटा। वी कैन कंपेयर दिस -C थीटा, तो C की वैल्यू हमें मिल गई, C कितना हो गया, P। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2π√I/c। ठीक है, C की वैल्यू क्या है, P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये मत पूछना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए तो रोटेशनल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द डॉट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉट कनेक्शन। पहले पॉइंट पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, सारे रिलेटेड है, एक के बाद एक पूरी कहानी समझ में आ रही है। अगर कहीं भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, वीडियो को वापस पीछे से देखते चलना, पूरा कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसा कनेक्ट हो जाएगा जैसे कि कोई मूवी पूरी एक साथ कनेक्ट हो जाती है कि हाँ इस सीन के बाद ये आता है और इसके बाद ये आता है। चलो, ये तो हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब भाई नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि भाई जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी कहानी थी। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ज्यादा चीजें नहीं, 4 पॉइंट याद रखने हैं बस आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो भैया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, तो पहले डायग्राम समझो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा, ऐसा होगा, ये लाइंस जो है ना ये पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, वैसे इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे पर पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलो पॉइंट चार्ज का ही ले लेते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो देखो यहां से एक पॉइंट और पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। एक और पॉइंट क्या पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो आप बोलोगे सर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा, फिर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है कैपेसिटर में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलता है, कैपेसिटर में। कैपेसिटर इज द सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो कैपेसिटर ऐसा होता है, इसमें 2 प्लेट होती हैं, यहाँ पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। वो क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज द सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कैपेसिटर वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक नाम बता दिया है कि अगर कोई पूछे कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करेंगे तो आप बोल सकते हो भाई कैपेसिटर के अंदर यूनिफॉर्म ही होता है। ठीक है, तो 2 प्लेट लगा के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक पॉजिटिव प्लेट लगा दो, उसके आगे एक नेगेटिव प्लेट लगा दो, तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म। बस नॉलेज के लिए ठीक है, अभी कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उस टाइम वहां पर समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे थे कि डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया तो क्या होगा। देखो ये मान लो डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब एक बात बताओ, चलो डाइपोल मोमेंट तो ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और आपको दिख रहा है कि E2 इज ग्रेटर देन E1 है, E2 इज ग्रेटर देन E1 है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूं, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के 2 तरीके, एक तो देसी जुगाड़ बता रहा हूं। नेट फोर्स क्या होगा, QE2 माइनस QE1, भाई QE2 जो है दैट विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स। क्यों होगा ये वाला फोर्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब आप बोलो सर आपको कैसे पता है कम है, अरे भाई पॉइंट चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है और जैसे जैसे दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, इट्स अ कॉमन सेंस। तो नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स जो है, अब देखो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो क्या था, जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो फोर्स 0 था, और यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है। तो इसका मतलब दिस डाइपोल विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन, दिस डाइपोल विल परफॉर्म ट्रांसलेशन। मतलब अब ये जो है वो कहां मूव करेगा, ये मूव करेगा, कहां मूव करेगा, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से। भाई देखो इस पर इधर फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है, और इधर फोर्स कम लगेगा, तो ये कहां मूव करेगा, टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, इस केस में हम बात कर रहे हैं सर। वैसे इसको स्मॉल क्यू मत लिखो, इसको कैपिटल क्यू लिख लो, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेट फोर्स 0 नहीं है, तो नेट टॉर्क क्या होता है, नेट टॉर्क तो वैसे भी 0 नहीं होता। नेट टॉर्क तो एक ही केस में 0 हो सकता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो या 180 हो, थीटा इज इक्वल टू 0 हो या 180 हो। अगर थीटा तो पता है ना, भूल तो नहीं है ना, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अगर थीटा 0 है या 180 है तो ही टॉर्क 0 हो सकता है। टॉर्क 0 कब हो सकता है,
जब थीटा इज इक्वल टू 0 है या 180 है, अदरवाइज टॉर्क भी 0 नहीं होगा। अच्छा, ये तो बहुत खतरनाक बात है, मतलब फोर्स भी 0 नहीं होगा, टॉर्क भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। तो टॉर्क 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि डाइपोल विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन, डाइपोल विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन। फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, दैट विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन, दैट विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। वाह, मजा आ गया। अच्छा, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा। देखो, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यही था फॉर्मूला। वैसे अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, शायद आप भूल गए होंगे, 11th में होता था। देखो, F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। याद आया क्या? F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाय डी एक्स। तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस पी डॉट डी ई बाय डी एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपको P दिया होता है आपको P दिया हुआ होता है, आपको डी बाई डी एक्स दिया होता है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट, ठीक है, और आंसर आ जाता है। तो हमेशा याद रखना कि भाई F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स भी होता है, तो अगर U आपको कैलकुलेट करना है या U आपको P डॉट E की फॉर्म में गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आपको पूछा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द डाइपोल, तो ये वाला फॉर्मूला मत सोचने लग जाना, इससे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई कि जब डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले वापस से 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, व्हाट इज डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा भाई बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क जो है दैट विल बी पी साइन थीटा। तो नेट टॉर्क 0 दो केस में हो सकता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो या थीटा इज इक्वल टू 180 हो। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा भाई, यहां तक समझ आ गया। फिर क्या होगा भाई, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और नेट टॉर्क तो आपको बताइए, नेट टॉर्क का मामला तो सेम रहता है, ठीक है। फोर्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये रिलेशन याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू आता है और दोनों चीज गिवन होती है और ऊपर से निकल जाता है कि करना क्या है, ठीक है। P और E गिवन हो तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां से भी हमें फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो कॉन्सेप्चुअल कुछ पूछ लेते हैं या फिर फोर्स का क्वेश्चन आ जाता है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। जिस टॉपिक का आप इंतजार कर रहे थे स्टार्टिंग से कि भाई सर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दो, तो भाई पोटेंशियल क्या होता है डाइपोल की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो देख लेते। पहले एक जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हम उसमें कंडीशन पुट करके इक्वेटोरियल और एक्सिस पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई देखो, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाइपोल है क्या, वापस से एक बार सोचो, डाइपोल क्या है भाई। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कौन सी महाभारत है भाई, मुझे पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, k क्यूब बाय r। तो डाइपोल में क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है। डाइपोल में क्या है भाई, 2 पॉइंट चार्ज है। देखो डायग्राम, डाइपोल में क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है भाई। देखो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अच्छा, डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है भाई।
डाइपोल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो ये डाइपोल है, डाइपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस k3/r। तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। भाई एल्जेब्रिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब ये कोई पॉइंट है, मान लेते हो कोई पॉइंट ए है जिस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो भाई देखो नेगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस मान लो r2, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस ले लो r, ठीक है। डायग्राम बहुत आराम से बनाना। r is the distance of point A from the center of dipole। ये बस याद रखना कि ये r जो होता है ना वो कहां से होती है, डिस्टेंस सेंटर से होती है, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, r1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r1, ठीक है। तो अब देखो ये तो एक रफ डायग्राम बना लिया भाई, ये 2a है, ठीक है। चलो ये थीटा है। अच्छा थीटा किसके बीच का एंगल है, वापस से देखो थीटा किसके बीच का एंगल है थीटा किसके बीच का एंगल है भाई, ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। मतलब r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, r vector is the position vector of that point where we have to calculate electric potential। तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, उसके बीच का एंगल थीटा है। देखो थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टॉर्क में जो थीटा था वो किसके बीच में था, टॉर्क में जो थीटा एंगल था दैट वाज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, that was angle between electric dipole moment and electric field। तो हमेशा याद रखना है कि भाई ये थीटा है किसके बीच का एंगल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है 8.8, पोटेंशियल 8.8, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ भाई, क्या है नॉर्मल सी तो बात है, 2 पॉइंट चार्ज है सिर्फ, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज है। तो भाई पॉइंट चार्ज के बीच का पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज जो है, इसकी वजह से मान लेता हूं पोटेंशियल V1, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, V2 मान लेते हैं भाई, V2। और कैसा एडिशन करना है इनका, स्केलर। क्यों करना है स्केलर, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, k3/r1, माइनस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, -k3/r2, -k3/r2। तो आप बोलोगे सर तो बहुत आसान सा काम था, इसमें क्या है, हाँ तो भाई आसान ही है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू k3 r2 - r1 अपॉन r1 r2। अब देखो यहां से आगे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपका एनसीईआरटी वाला, ठीक है। एनसीईआरटी वाले में पूरा पेज भर रखा है मस्त, ठीक है, पूरा पेज भर रखा है, 1/r1 कैलकुलेट कर रखा है, 1/r2 कैलकुलेट कर रखा है यूजिंग अ वेरी हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैं उसको वेरी हाई लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली फिजिक्स में उस टाइप की चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। और मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो एक इकलौता फिजिक्स का डेरिवेशन है जिसमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा मैथ्स लगा रखी है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो उसको भी हम 10 ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। भाई हमें कैलकुलेशन थोड़ी सीखनी है, हमें क्या सीखना है, लॉजिक सीखना है। अगर मान लो मैं इसको नॉर्मल तरीके से आपको बताऊं कि भाई देखो ये R2 है, ये R1 है, R2 - R1 आपको कैलकुलेट करना है, तो R1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। भाई R1 से क्या करोगे, R2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट को नाम दे दो M। तो देखो यहां से A की डिस्टेंस और M से A की डिस्टेंस क्या है, सेम। तो R2 में कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है, सिर्फ यही तो है भाई, ये एंगल थीटा है, तो ये भी लगभग थीटा ही होता है। और जो एनसीईआरटी में जो इन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है उसमें भी ये बाद में नेग्लेक्ट तो करते ही हैं।
ऐसा नहीं है कि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, उसमें भी बाद में अप्रोक्सीमेट कर देते हैं वो। ये थीटा है तो मैं इसको भी थीटा ले लेता हूं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2a cos थीटा। कितना आ जाएगा, 2a cos थीटा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि भाई R2 माइनस R1 जो है ना, दैट इज 2a cos थीटा। और उन्होंने वहां अपने तरीके से भाई जो हायर ऑर्डर पावर्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर रखा है, बाइनोमियल लगा रखा है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन पढ़ने के लिए मैथ्स लेते हैं लोग, ठीक है, तो मैथ्स में कैलकुलेशन होती है, हाँ। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रखी है, क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन यूज कर रखा है, क्योंकि उसमें कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो भाई सीधी सी बात है, एक पेज की मैथ्स रटने का कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा 1 घंटा फिजिक्स ज्यादा पढ़ लो, ठीक है। चलो मैं अपने तरीके से आगे बढ़ता हूं। R2 minus R1 is equal to 2a cos theta and R1 into R2 is nearly equal to R square। ऐसा क्यों होता है पता है, देखो R1 R और R2, R1 R और R2 इनकी लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये 2a जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत छोटी होती है। ये जो a होता है ना, a, ये R से बहुत छोटा होता है, पता है आपको। a जो है ये है क्या, a या 2a जो है, ये 2a क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक बात बताओ यार, डाइपोल होता है, HCl है, तो इसमें अगर हम बात करें HCl में, तो इसमें ये बॉन्ड लेंथ जो है यही तो डिस्टेंस है ना 2a। तो भाई 2a जो डिस्टेंस होती है, या जो a जो होता है ना, वो r के कंपैरेटिवली बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो जब ये कंडीशन हमें एक पेज कैलकुलेशन करने के बाद लगानी है तो पहले ही लगा लो, R1 R2 is nearly equal to R square। चलो अब यहां आ गए, पोटेंशियल 8 पॉइंट A is equal to KQ is equal to KQ 2a cos थीटा, ठीक है, अपॉन R1 R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। R1 R2 की वैल्यू R स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब क्या है, एट एन एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो किसी थीटा एंगल पे जो कोई अगर पॉइंट है और उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है, अगर उस पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से अगर डिस्टेंस r है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, तो भाई कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें क्या है। एट इक्वेटोरियल लाइन या एट इक्वेटोरियल पॉइंट, कोई पॉइंट अगर इक्वेटर पे है, अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो पोटेंशियल कितना हो गया, 0। पोटेंशियल कितना हो गया, 0। आई क्या बेटा बात समझ, पोटेंशियल कितना हो गया, 0। अच्छा बहुत बढ़िया। और एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पे थीटा कितना होता है, 0। थीटा किसके बीच का एंगल है, अगेन याद रखना, थीटा यहां पॉइंट होगा ये, तो आर वेक्टर और पी वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो इन दैट केस VA कितना होगा, इन दैट केस VA हो जाएगा KP बाय आर स्क्वायर, KP बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैसे आप 2 पॉइंट्स पे कैलकुलेट करते हो,
ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो। ठीक है बेटा, चलो तो एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं और एक जनरल पॉइंट पे भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब पूरा टॉपिक एक साथ हो गया तो अब आप वापस से रिवाइज करके एक बार क्वेश्चंस बनाओगे तो अब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, इतनी टेंशन वाली कोई बात है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल क्या है? डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। डाइपोल क्या है? डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब देखो यहां पे पहले हम ले लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर हम ले लेते हैं पहले हम ले लेते हैं एक्सियल पॉइंट, फिर हम ले लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट और फिर हम ले लेंगे जनरल पॉइंट। ठीक है, जनरल पॉइंट का जो डेरिवेशन है वो आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन एससी वर्मा में दे रखा है और वो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, और बहुत बार उसका जो डायग्राम है ना जनरल पॉइंट का, उसी से सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो डायग्राम भी डिस्कस करें। तो सबसे पहले देखो भाई, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट एक्सियल पॉइंट। चलो भाई करते हैं। ये डाइपोल है भाई, पहले तो डाइपोल बना लो। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? ए। पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? ए। ठीक है, दोनों चार्जेस की डिस्टेंस कितनी होती है? ए। इसीलिए तो डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज कितनी होती है? 2 है। अच्छा, और देखो जो एक्सियल पॉइंट आप लोगे या इक्वेटोरियल पॉइंट आप लोगे या कोई एनी जनरल पॉइंट आप लोगे, वो कहां से लोगे? सेंटर से लोगे। ये बात हमारी डिस्कस हो चुकी है। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है। दिस पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और इस पॉइंट पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये क्या है? दिस इज द पी वेक्टर। पी वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और पी वेक्टर क्या है? पी वेक्टर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, भूलना मत। अच्छा, अब देखो भाई क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल है क्या यार? डाइपोल तो दो चार्ज का सिस्टम ही तो है। मुझे पता है कि अगर कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है क्यू, उसकी वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बस मामूली सी बात है भाई। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसको E प्लस लिख दो या E1 लिख दो। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। ऐसे ही तो होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2। मुझे इस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बहुत मामूली सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा? कैसे होगा भाई? दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? E1 माइनस E2। बस आ गया आंसर, बाकी तो मैथ्स है। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? R माइनस ए। तो आप बोलोगे सर ये R माइनस ए कैसे हो गया? देखो, सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो R है और सेंटर से Q चार्ज की डिस्टेंस A है। तो ये R, ये A, तो ये कितना बचा? R माइनस ए। ऐसे ही ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस ए। नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस ए। चलो डिस्टेंस तो हमें मिल गए। Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ अपॉन R माइनस ए
होल स्क्वायर माइनस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के क्यू। ये माइनस साइन जो है ये नेगेटिव साइन नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं है, ये माइनस साइन किसकी वजह से, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए है, ठीक है। आर प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं, आगे तो इसका कैलकुलेशन है, बस मामूली सी बात है, वो तो आप सब ब्रिलियंट हो, आपको आता ही है। क्या करो, पहले के क्यूब कॉमन ले लो, 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एलसीएम लेना तो आता है ना, अब ये मत बोलना सर एलसीएम भी सिखा दो। के क्यूब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना आएगा 4AR, ऊपर कितना आएगा 4AR। भाई कैलकुलेशन इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, और इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन भी है कि आपको आना चाहिए, और नहीं आता हो तो फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही क्या है। के क्यूब 4A इंटू आर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा r⁴। क्यों लिख दूंगा, वापस से वही चीज, ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि भाई ये डिस्टेंस बहुत छोटी है इस आर की कंपेरेटिवली, तो इसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बस भाई ये आर है, ये r⁴ है, तो कितना आ गया 2k³ इंटू 2 है, ये 4 जो है उसको मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया। क्यों लिखा वो आपके समझ आ गया होगा, क्योंकि भाई q इंटू 2 है क्या होता है p, और नीचे क्या बचा r³, नीचे क्या बचा r³। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2kp/r³, क्या लिख सकता हूं इसको 2kp/r³, ठीक है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है भाई कि इट्स अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो भाई ये तो हमें आता ही है, कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, 2 पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे। अगर मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर एडिशन, और ये माइनस साइन जो है ये वेक्टर एडिशन की वजह से है। क्यों है, क्योंकि E1 जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, E2 बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैंने माइनस लगा दिया कि भाई दोनों का एडिशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा। जैसे इधर 10 न्यूटन फोर्स हो, इधर 5 न्यूटन फोर्स हो, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं 10 - 5, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फटाफट से नोट कर लो भाई, इसको छाप लो फटाफट। चलो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लो। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना आया 2kp/r³, कितना आया 2kp/r³। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि p भी वेक्टर है और e भी वेक्टर है। E एक्सियल इज इक्वल टू 2kp/r³, ठीक है। p वेक्टर इज पैरेलल टू e वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है, और p वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन। चलो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक इक्वेटोरियल पॉइंट, नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक इक्वेटोरियल पॉइंट, एक इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो भाई इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में पता है ना, कहां होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, दिस इज द सेंटर,
और आपको पता है कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो कहां से लेते हैं हम? सेंटर से। किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन हम लिखेंगे वो कहां से लिखेंगे? सेंटर से, ठीक है ना, इसको भूल मत जाना। अच्छा, तो हमने क्या किया, देखो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इस डायरेक्शन, देख लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम -q टू +q। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम -q टू +q। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, यहां मैंने कोई पॉइंट मान लिया जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताओ बेटा, इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, और दोनों का क्या करते हैं? वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन तो हमें आता ही है, बस वही करना है, कोई महाभारत थोड़ी है इसमें। चलो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। देखो ये R है, ये A है, ये क्या होगा? √r² प्लस a²। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 is away from the positive charge and electric field E2 that will be towards the negative charge। चलो एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। हाँ देखो हो गई, शायद सीधी है, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो, कोई बात नहीं, चलेगा। E2 तो अब ये जो है इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों सेम है। तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? ये बताओ सोच के। देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब देखो, ये E1 वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है, क्या है? ये E1 वेक्टर है और ये क्या है? E2 वेक्टर है। तो भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो भाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ही तो करना है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैसे करोगे? दो तरीके करने के, या तो कंपोनेंट डिवीजन, इस डायरेक्शन में आएगा E इक्वेटोरियल, ये तो श्योर हो गया कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी दिस। अब देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ E और डायरेक्शन ऑफ P अपोजिट हो गए, देख लो एक बार वापस देख लो, ये चीज समझ में नहीं आती बाद में। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोथ आर एंटी पैरेलल, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में एंगल कितना है। क्वेश्चन क्या आता है सीधा कि भाई इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और P वेक्टर में एंगल कितना है, तो 180 डिग्री लिख देना, ठीक है। चलो, अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि दोनों के जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। और इस इक्वेटोरियल पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस इक्वेटोरियल पॉइंट की जो डिस्टेंस है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज से ले लो चाहे नेगेटिव चार्ज से ले लो, क्या है? सेम है, दैट इज √r² प्लस a²। तो इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इसको मैं लिख सकता हूं E। E क्यों लिखा? क्योंकि सेम है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? KQ अपॉन, मैग्नीट्यूड कितना होगा? KQ अपॉन, भाई KQ अपॉन r² ही तो लिखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं? KQ/r²। और R क्या होती है? R इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो भाई इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई? इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? √a² प्लस r²। तो भाई इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ये तो वैल्यू आ गई E की, ठीक है। तो भाई देखो, इधर E cos थीटा आएगा, इसका भी इधर कंपोनेंट E cos थीटा आएगा, ठीक है। तो ये आएगा E cos थीटा, ये भी आएगा E cos थीटा। मैं कौन से मेथड से एडिशन कर रहा हूं? कंपोनेंट डिवीजन मेथड से।
इस ई का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ई साइन थीटा, इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ई साइन थीटा। ठीक है भाई, ये दोनों तो एंटी पैरेलल है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, रेड मार्कर से बना देता हूं, ज्यादा क्लियर दिखेगा भाई। ये दोनों कैसे हैं, कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों कंपोनेंट जो हैं वो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। और देखो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दे विल ऐड। तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये चीज हमेशा याद रखना कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल है। ठीक है, उनके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू कितना आ गया, 2E cos थीटा। अब 2 की जगह 2, E की जगह कितना आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। E की जगह कितना आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा कैसे निकालेंगे भाई, ये रहा थीटा, ये रहा ट्रायंगल, निकाल दो। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज A अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लिख दिया। चलो 2 स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू K की जगह K, Q इंटू 2A को क्या लिख दूंगा मैं, Q इंटू 2A क्या होता है, P। ये क्या बन गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, बाद में तो हमें पता ही है वही फालतू चीज करनी होती है। A स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन R स्क्वायर। अगर ये वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट किया और काम खत्म। तो E इक्वेटोरियल क्या आ गया, K की जगह K, Q इंटू 2A की जगह क्या आ गया, P, R स्क्वायर की पावर 3/2 क्या आएगा, RQ। ठीक है, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट माइनस KP वेक्टर बाय RQ। अगर इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट माइनस KP वेक्टर बाय RQ। अब ये माइनस साइन आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई E इक्वेटोरियल तो इधर है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E इक्वेटोरियल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। तो E इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, अपोजिट हो गई। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से टॉर्क कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, और क्या क्या कवर किया हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, ऑल पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। ठीक है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, ये हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे किया। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे किया और एक्सियल पॉइंट पे किया। एक होता है इट एनी पॉइंट। ठीक है, तो एक इट एनी पॉइंट जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है तो इसलिए वो हम छोड़ नहीं सकते। तो 10 मिनट और लगेंगे और उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड at a general point, electric field at a general point due to dipole, ठीक है, कोई जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करना। जनरल का मतलब तो समझ गए होंगे ना, जैसे डाइपोल में हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था एट जनरल पॉइंट, फिर उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट की तो हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल मिल गया। बस वैसे ही जनरल पॉइंट। तो देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का पॉजिटिव क्यू चार्ज है। दिस इज द सेंटर ऑफ, ठीक है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी वेक्टर क्या है भाई, पी वेक्टर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पी वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब हम किसी जनरल पॉइंट की बात करते हैं तो मतलब सेंटर से हमें कोई पोजीशन वेक्टर लेना है, आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर पोजीशन वेक्टर ले लिया
और ये वो जनरल पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये वो जनरल पॉइंट है। ठीक है भाई, तो इतना तो हमें समझ आ गया, ये जनरल पॉइंट है। तो ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है बेटा, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल वाले केस में पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अगर हम एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। इक्वेटोरियल पर कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट थीटा विल बी 0 एंड इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा विल बी 90। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फॉर एन एंगल थीटा। चलो पहले समझते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना उसके दो कंपोनेंट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा रेडियल कंपोनेंट। रेडियल मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल मतलब आप समझ गए होंगे, परपेंडिकुलर। एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, इसको हम लिखते हैं ई थीटा। इसको हम क्या लिखते हैं, ई थीटा। दिस इज नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड दिस इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। और क्या होगा, ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट देखो भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ दो चीजें हैं भाई। जो क्वेश्चन आता है ना कॉन्सेप्चुअल, वो तो इस डायग्राम से ही हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी। ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है, थीटा। और ये एंगल कितना है, फाई। ये एंगल कितना है, फाई। फाई इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फाई इज द डायरेक्शन ऑफ, देखो अगर कोई बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके काम का भी नहीं है। ठीक है, यहां हमें छोटे छोटे पॉइंट समझने पड़ेंगे। थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। एंड फाई इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा, बीच में। बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स के कहीं बीच में ही होगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि ये एंगल कितना है, आपको ये याद रखना है। अब देखो ई आर और ई थीटा अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको ये तो पता ही है ना कि भाई पोटेंशियल कितना होता है। पोटेंशियल एक जनरल पॉइंट, पोटेंशियल एक जनरल पॉइंट कितना होता है, पोटेंशियल होता है Kp cos थीटा बाय आर। पोटेंशियल क्या होता है, Kp cos थीटा बाय आर। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है ना। अगर मेरे पास पोटेंशियल है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। भाई ऐसा ही तो मैंने पढ़ा है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है भाई, रिलेशन यही तो होता है ना रिलेशन। E इज इक्वल टू माइनस करली V बाय करली R, यही तो होता है भाई। पार्शियली डिफरेंशिएशन ही तो करता है इसमें हम। अगर पोटेंशियल को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब मुझे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दो।
मुझे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? दो, एक तो रेडियल कंपोनेंट और एक नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो रेडियल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? ई आर का फॉर्मूला होता है माइनस करली वी बाय करली आर। मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा क्यों होता है। माइनस के पी कॉस थीटा, सॉरी, माइनस करली बाय करली आर ऑफ वी क्या है? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो भाई के पी कॉस थीटा तो क्या है? कॉमन है, सॉरी, के पी कॉस थीटा क्या है? कांस्टेंट है। तो के पी कॉस थीटा को तो बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा माइनस के पी कॉस थीटा, माइनस के पी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2/r क्यूब। कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन? -2/r क्यूब। वेरी गुड। ई आर इज इक्वल टू आ गया 2kp cos theta by r square. This is the electric field. This is the electric field. It's at a general point at an angle theta. ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इस टॉपिक में याद नहीं करनी तो एक ये डायग्राम याद कर लेना। डायग्राम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कभी कभी थीटा और फाई में सीधा रिलेशन पूछ लेते हैं, वो थीटा और फाई में सीधा रिलेशन पूछते हैं। दूसरा, अभी आपके लिए मैं दो फॉर्मूला बताऊंगा, इस डायग्राम के अलावा दो फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा या डायग्राम से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो या तो वो डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा कि भाई थीटा क्या है और फाई क्या है, या वो जो अभी फॉर्मूला मैं आपको लिखवाने वाला हूं उससे हो जाएगा। चलो इसको फटाफट से नोट करो, ठीक है, फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब ये तो मैंने ई आर कैलकुलेट किया, तो भाई ई थीटा क्या है? ई थीटा होता है -1/r करली वी बाय करली थीटा, करली वी बाय करली थीटा। तो ई थीटा इज इक्वल टू -1/r करली बाय करली थीटा, करली बाय करली थीटा ऑफ वी कितना है? केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। देखो मैंने दो बार डिफरेंशिएट क्यों किया? एक बार मैंने आर के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, एक बार मैंने थीटा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। क्यों? क्योंकि वी जो है ना, ये वी जो है, दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड आर। भाई वी जो पोटेंशियल जो मैंने कैलकुलेट किया, जनरल पॉइंट पर जो मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, उसमें दो वेरिएबल हैं, ठीक है। अब इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसमें दो वेरिएबल हैं, जैसे एक छोटा सा आपको याद दिलाता हूं, अगर पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते थे? हम कैलकुलेट करते थे ई एक्स इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स, माइनस करली वी बाय करली वाई, माइनस करली वी बाय करली जेड। तो उससे हमें ई एक्स, ई वाई और ई जेड मिल जाता था। हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहां हमें कैलकुलेट करना है ई आर एंड ई थीटा। ई थीटा इज नॉर्मल कंपोनेंट एंड ई आर इज रेडियल कंपोनेंट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है, आर कंपोनेंट मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट कैलकुलेट करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो हम क्या करेंगे? वी विल पार्शियली डिफरेंशिएट द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। अगर हमें नॉर्मल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो वी विल डिफरेंशिएट द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आप बोलोगे सर ये आर कहां से आया? देखो भाई डी थीटा इज इक्वल टू होता है डी आर बाय आर, ठीक है ना। तो डी आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? आर डी थीटा। तो डीवी बाई डी आर, ये देखो ये डीवी बाई डी आर है और डी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? आर डी थीटा, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। देखो अगर पोटेंशियल एक्स वाई और जेड का फंक्शन होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट होते हैं, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल है दैट इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड आर। यहां दो वेरिएबल हैं, तो पहले हम आर के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल गेट रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
और जब थीटा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो देन वी विल गेट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो ई थीटा इज इक्वल टू -1/r, ठीक है। kp/r² बाहर आ गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ई थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है। तो ये यहां तक समझ आया होगा ये हो। चलो नोट कर लो। उसके बाद दो फॉर्मूला तो मैंने, अब देखो, अब मैं आपको डायग्राम को वापस समझाता हूं। अब 5 मिनट में टॉपिक खत्म होने वाला है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज थीटा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड ई आर, ठीक है। एक कंपोनेंट होगा ई थीटा, दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे सॉलिड लाइन से बना देता हूं जिससे ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसको डॉटेड बना देते हैं बिकॉज दिस इज द एक्स एक्सिस। तो ये एंगल थीटा है और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एंगल जो है वो फाई है। अब समझते हैं लॉजिक क्या है। लास्ट जो फाइनल बोर्ड पर लिख रहा हूं बस उतना याद रख लेना कि ई थीटा इज इक्वल टू kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है। ई आर इज इक्वल टू 2kp cos थीटा बाय आर, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन दोनों का ही तो रिजल्टेंट है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। रेडियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ ई थीटा स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट यही होता है, अंडर रूट ऑफ ई थीटा स्क्वायर प्लस। इसको आप सॉल्व करो, देखो भाई, ई थीटा की वैल्यू पुट कर दो और ई आर की वैल्यू पुट कर दो, देन यू विल गेट kp बाय आर क्यूब। देखो kp बाय आर क्यूब तो कॉमन आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर जनरल पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको सीधा थीटा गिवन होगा, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू। आपको ना तो ये कैलकुलेट करना है ना ये कैलकुलेट करना है, यू विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर मुझे फाई कैलकुलेट करना है तो फाई इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से जो डायरेक्शन है वो है। अगर मुझे tan फाई कैलकुलेट करना है तो tan फाई क्या होगा भाई, tan फाई होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ई थीटा बाय ई आर। ई थीटा बाय ई आर, ई थीटा ये रहा, ई आर ये रहा, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हाफ tan थीटा। कितना आएगा, हाफ tan थीटा। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ ये दो स्टार वाले जो पॉइंट है वो याद रख लो बस। ये डायग्राम, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट का, डायग्राम याद रखो कि फाई क्या है, थीटा क्या है, ई आर क्या है, ई थीटा क्या है, और ये दो फॉर्मूला याद रख लो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब इसमें दो स्पेशल केस ले लेता हूं। केस 1, 8 एक्सियल पॉइंट, वैसे हमने पढ़ रखे हैं और एक बार वापस इससे भी कर देते हैं। 8 एक्सियल पॉइंट, थीटा विल बी इक्वल टू 0। थीटा किसके बीच का एंगल है, पोजीशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। थीटा 0 होगा तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1, तो ये कितना आ गया, ई एक्सियल आ जाएगा, ई एक्सियल आ जाएगा 2kp बाय आर क्यूब। घूम फिर के वापस हम वहीं आ गए। केस सेकेंड,
8 इक्वेटोरियल पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 8 इक्वेटोरियल पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा अगर मैं 90 पुट करूंगा तो cos 90 कितना होता है 0। तो ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा KP बाय आर क्यूब। ठीक है, तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो दैट आई विल गेट 2:1। सो दिस इज द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स कवर किए हमने, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से लेके हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में लेक्चर है उसको आप एक बार शांति से देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्सेप्चुअली आपको कोई डाउट रहने वाला है। ठीक है बेटा, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसका डाइपोल का, उसके अंदर मैं आपको इन सारे कॉन्सेप्ट के सारे A to Z सारे कॉन्सेप्ट के दो क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, और लेवल भी जो है वो नीट का और जेई मेंस और एडवांस तक का रखा जाएगा, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स हो या आपको जो भी क्वेरी हो यू कैन कमेंट। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, और बाकी अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो यू कैन अप्रिशिएट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल ऑन द यूट्यूब। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।